मित्रों नमस्कार, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों, और ये सिर्फ नई श्रृंखला नहीं है, एक ये समझ लीजिए कि नया अवतार है। अभी आपने मेरा व्याकरण के रूप में अवतार देखा है, अब आप देखेंगे साहित्य के रूप में अवतार। ठीक है, मतलब व्याकरण जितनी पढ़ना थी वो लगभग पूरी कर चुके हैं। शब्दावली अंत होता है और व्याकरण आपने बहुत कुछ पढ़ ली है, मतलब एक वाक्य में जितना कुछ होता है वो सब पढ़ चुके हैं। यदि एक क्रम देखें तो सबसे पहले हमने आपको भाषा की उत्पत्ति पढ़ाई थी। भाषा की उत्पत्ति, सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा बताई थी। व्याकरण क्या है? सबसे पहले भाषा आई या व्याकरण आई? तो मित्रों सबसे पहले भाषा के लिए बताया था कि सबसे पहले भाषा आई है। और जब भाषा अशुद्ध होने लगती है तो फिर उसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए एवं बोलने के लिए व्याकरण बनाई गई। तो फिर व्याकरण की उत्पत्ति बताई थी। भाषा की उत्पत्ति में आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा का निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ होगा, आदि मानव ने कैसे सीखी होगी। ये सबसे पहले उसने अक्षर ज्ञान कैसे सीखा होगा, वर्ण कैसे बने होंगे, संस्कृत के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। और ये सब आपको बताने के बाद आ गए थे व्याकरण में। और भी वहाँ कई चीज़ें, आपको लिपियों के बारे में बताया, भाषा के कुछ व्यवहारिक रूप भी बताए थे और कुछ सामान्य रूप भी बताए थे, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। और व्यवहारिक रूप में भी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको भाषा के बारे में बताई थी। भाषा परिवार के बारे में आपको बताया था, कैंतुम और शतम, भारूपी परिवार, ये बहुत कुछ चर्चाएं हुई। फिर व्याकरण में आ गए थे तो व्याकरण के 3 अंग किए थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण में वर्णों को पढ़ा, उसके भेद पढ़े, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, स्वर के भेद पुनः पढ़े, व्यंजनों के भेद पढ़े। इसके बाद फिर लिंग, वचन, काल, कारक, शब्दों के भेद में आपने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और फिर वाक्यों को आपने पढ़ा। तो वाक्यों में आपने बहुत कुछ पढ़ा, वाक्यों के भेद पढ़े, उद्देश्य और विधेय को पढ़ा, मतलब बहुत कुछ आपको आने लगा। इसके बाद आपको शब्दावली में ले आए थे, तो बहुत सारी शब्दावली, लगभग हजारों शब्द हम आपको पढ़ा चुके हैं। और अब आपका शब्द ज्ञान भी मजबूत हो गया है, तो अब हम आपको साहित्य की ओर ले चलेंगे। तो साहित्य में इतना नहीं पढ़ाना है हमें कि पूरा साहित्य पढ़ाना है, केवल आपकी इतनी क्षमता हो जाए कि आप रस छंद को पहचान सकें। तो इस रस छंद को पहचानने की क्षमता की उत्पत्ति हमें आप पर करनी है कि यदि कोई पंक्ति आ जाती है तो उसमें आप ये बता सकें कि इसमें कौन सा छंद है, कौन सा रस है और कौन सा अलंकार है। तो इतनी क्षमता का उत्पादन हमें आप पर करना है। और जहाँ इतनी क्षमता का उत्पादन हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी हिंदी कंप्लीट हो गई। मित्रों, रस पढ़ने के पहले हमें 2 चीज़ें मुख्य रूप से पढ़नी होती हैं। एक तो शब्द शक्ति का जानना बहुत आवश्यक है, और शब्द शक्ति के बाद हम प्रारंभ करेंगे काव्य में प्रवेश करेंगे, तो फिर काव्य को समझेंगे। और काव्य के बाद फिर सीधे आ जाएंगे रस में, और रस के बाद छंद और फिर अलंकार, फिर यहाँ व्याकरण खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद पेडागॉजी अर्थात शिक्षा शास्त्र उठाएंगे। तो मित्रों, पहले यदि चर्चा करें शब्द शक्ति में, तो शब्द शक्ति जैसा उसका नाम है बिल्कुल वैसा ही उसका काम है। शब्दों की एक शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति क्या करती है? भावों को स्पष्ट करती है। तो भावों को स्पष्ट करने को ही जो है शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति एवं उसका बोध कराना होता है। कोई शब्द बना है, शब्द का वास्तविक महत्व क्या है, वास्तविक उसका उद्देश्य क्या है, कि जो शब्द हमने निकाला है या जो शब्द हमने लिखा है, इस शब्द को सामने वाले तक हम भली भांति पहुंचा दें और सामने वाला समझ जाए जो हम कहना चाहते हैं। मतलब एक लिखित अभिव्यक्ति का एक माध्यम है शब्द। तो शब्दों के द्वारा हम भावाभिव्यक्ति करते हैं, किसी भी अभिव्यक्ति हम उसका बोध कराते हैं शब्दों के द्वारा। तो इस तरह शब्द तथा अर्थ
अभिन्न संबंध है। जैसे शब्द और अर्थ होता है तो उनका अभिन्न संबंध है, क्योंकि जहाँ भी शब्द होगा उसमें निश्चित है कि कोई ना कोई अर्थ निहित होगा, तो उनका अभिन्न, अभिन्न मतलब जिसको अलग ना किया जा सके, शब्द के साथ ही उसका अर्थ छिपा होता है। तो शब्द तथा अर्थ का संबंध ही या संबंध बताने वाली जो शक्ति है वही शब्द शक्ति है। तो शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ये आप परिभाषा मान लीजिए कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। मित्रों, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। ध्यान रखिए कि एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। अभी तक आपने सिर्फ इनके नाम सुने हैं, इनको पहचानना नहीं समझा है। तो मित्रों, कोई भी गद्य खंड हो या कोई पद्य खंड हो, यदि हम जो पंक्तियाँ पढ़ते हैं और उनका जो सीधा अर्थ होता है, कोई गूढ़ अर्थ नहीं होता, कोई अप्रत्यक्ष या परोक्ष अर्थ नहीं होता, बिल्कुल जैसा लिखा है हम उसका अर्थ ज्यों का त्यों समझें, वही अभिधा शब्द शक्ति है। उसमें कोई गूढ़ ना हो, कोई उसमें परोक्ष अर्थ ना हो, ज्यों का त्यों जैसा लिखा है हम वैसे ही समझते जाएं, बिल्कुल सरल एवं साधारण अर्थ हो, वही अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा के बाद मित्रों आती है लक्षणा। तो यहाँ अर्थ परोक्ष रहता है, वास्तव में लिखा कुछ और रहता है और उसका हम वास्तव में जो अर्थ समझते हैं वो कुछ और समझते हैं। जैसे यहाँ अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के रूप में अगर कहते हैं कि मोहन गधा है, तो लिखा है मोहन गधा है, लेकिन वास्तव में गधा थोड़ी है मोहन, मोहन तो एक व्यक्ति है। तो लिखा कुछ और रहता है और उसका अर्थ, मतलब गधा से तात्पर्य यहाँ मूर्ख से लगाया गया, क्योंकि मूर्खों में श्रेष्ठ गधा है, तो गधा से तुलना कर दी जाती है। तो सीधे सीधे जहाँ हम पंक्तियों का अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई परोक्ष अर्थ रहता है, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मित्रों, इसके बाद बात करें व्यंजना शब्द शक्ति की, तो व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंजित रहता है, सजाया गया होता है वो वाक्य। जैसे कोई इलाहाबाद में रहता है या इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे रहता है, तो अपन क्या कह देते हैं कि वो तो गंगावासी है, अरे वो तो गंगा का रहने वाला है। तो गंगा तो एक नदी है, तो फिर क्या नदी के बीच में रहने वाला है या वो नदी में रहने वाला है? तो मित्रों, पंक्ति तो लिखी रहती है कि गंगावासी है वो, तो गंगावासी का अर्थ फिर हमें निकालना पड़ता है कि गंगावासी मतलब गंगा के किनारे रहता होगा, मतलब स्वयं एक अपना दिमाग लगा के उसमें अर्थ निकालना होता है, तो वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं मित्रों, आप समझ गए होंगे। जहाँ ज्यों का त्यों जो लिखा है सीधा सीधा अर्थ समझा जाए वो अभिधा है, और जहाँ उसका अर्थ कुछ और अप्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होता है वो लक्षणा है, और जहाँ व्यंजित करके लिखा जाता है, हमें सोच समझकर उसका अर्थ निकालना होता है, वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब इसमें अभिधा तथा लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, एवं जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थ ज्ञात होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे घर गंगा में है तो यहाँ व्यंजना है कि घर गंगा के पास वाले क्षेत्र में है। गंगा में है तो गंगा तो नदी है, तो नदी में थोड़ी है, गंगा के पास में। जैसे उपगंगम शब्द है, तो उपगंगम शब्द मतलब गंगा के निकट, अब गंगा के बीच में थोड़ी, गंगा के पास में है या गंगा के किनारे है उसका घर। तो हमें स्वयं उसका अर्थ समझना होता है, क्योंकि वो व्यंजित करके लिखा जाता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसके बाद मित्रों आ जाते हैं सीधे काव्य में। आप समझ गए होंगे शब्द शक्ति। काव्य में आ जाते हैं, तो काव्य है क्या? काव्य मतलब कविता। तो क्या सिर्फ कविता को ही काव्य कहते हैं? इसमें विद्वानों का थोड़ा सा मतभ्रम है, या विद्वान एक मत नहीं है। यहाँ हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को लिखा हुआ है, वो परिभाषा हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जैसे वास्तव में जो काव्य है, तो कुछ विद्वान लिखते हैं कि वेदों में कवि कर्म को ही काव्य कहा गया है। सीधी बात, जो कवि अपना कर्म करते हैं उसी को हम काव्य कहते हैं। तो
कुछ विद्वान लिखते हैं, संस्कृताचार्यों ने काव्य की कुछ परिभाषाएं दी हैं, तो विभिन्न विद्वान इसको विभिन्न प्रकार से लिख रहे हैं। जैसे संस्कृत में जो लिखा मिलता है, तो कवि कवयतीति तस्य कर्म काव्यम, तो कवि कवयतीति, तो कवि कवयतीति तस्य कर्मम, कर्म मतलब जो कवि कर्म करते हैं उसी को हम काव्य कहते हैं। तो बात वही हुई जो सबसे पहली परिभाषा लिखी है। और यदि भामह की बात करें मित्रों, भामह, दंडी, भरत, इनके नाम आपने सुने होंगे। तो जो भामह कहते हैं कि शब्दार्थौ सहितम काव्यम, शब्द तथा अर्थ से जो युक्त रचना होती है उसी को काव्य कहते हैं। तो मित्रों, शब्दों को अर्थ से अलग करना या अर्थ के बिना शब्द तो लिखे जा सकते हैं, हालांकि निरर्थक होते हैं, लेकिन उनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनका ये कहना है कि जो शब्दार्थों सहितो काव्यम, मतलब शब्द तथा अर्थ से युक्त रचना ही काव्य होती है। ये किसकी परिभाषा है? भामह की है। अब मित्रों, रुद्रट, एक रुद्रट हुए हैं विद्वान, तो रुद्रट क्या कहते हैं? ननु शब्दार्थौ काव्यम। रुद्रट का कहना है कि ननु शब्दार्थौ काव्यम, शब्द तथा अर्थ का संबंध ही काव्य है। मतलब शब्दार्थौ काव्यम ननु, लेकिन ननु क्या है? शब्द तथा अर्थ का संबंध ही काव्य है, ऐसा रुद्रट कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ की बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। जगन्नाथ की परिभाषा हमें अधिकतर किताबों में लिखी हुई मिलती है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। खूब पढ़ी है, आपके कक्षा 10वीं की पुस्तक में हिंदी में भी यही परिभाषा मिलती है मित्रों। विश्वनाथ की और जगन्नाथ की दो परिभाषाएं काव्य के लिए बहुत फेमस हैं और हिंदी की पुस्तकों में इन्हीं विद्वानों की ये दोनों परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ मतलब रमणीय अर्थ, रमणीय मीन्स होता है सुंदर, तो जो सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो अर्थ समूह है उसे काव्य कहते हैं। मित्रों, विश्वनाथ क्या कहते हैं? विश्वनाथ जो अभी तक की सबसे अधिक प्रसिद्ध परिभाषा है वो है विश्वनाथ की, कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कुछ किताबें रसात्मकम काव्यम वाक्यम या वाक्यम रसात्मकम काव्यम ऐसा लिखती हैं। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम का अर्थ क्या है? कि रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। अब चाहे वो गद्य हो और चाहे पद्य हो, काव्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कविता, रसयुक्त हो वो, बस मतलब वाक्यम वाक्य हो, रसात्मक हो, लेकिन जो रसात्मक वाक्य है बस वही काव्य है। चाहे वो गद्य खंड हो और चाहे वो पद्य खंड हो, बस उसमें रस निकले, ऐसा विश्वनाथ कहते हैं। मित्रों, सुमित्रानंदन पंत क्या कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। श्रीपति हुए हैं, इनकी भी एक प्रसिद्ध परिभाषा आती है कि शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान और ताको काव्य बखानिए श्रीपद परम सुजान। इन्होंने कविता रूप में पंक्ति में अपनी जो है परिभाषा दी हुई है कि शब्द अर्थ बिन दोष गुण, शब्द अर्थ बिन दोष गुण, बिना गुण दोष के शब्द और अर्थ हो, अलंकार रसवान और अलंकृत हो और रसयुक्त हो, रसवती हो कविता। तो ताको काव्य बखानी है, उसी को काव्य कहिएगा। श्रीपद परम सुजान, ऐसा जो है श्रीपद परम सुजान, परम जानकार सुजान जी ऐसा कहते हैं। तो ये तो परिभाषाओं की बात हुई। अब मित्रों, काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य क्यों बनाया गया, इसके पीछे कारण क्या है? तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन में लोकहित तथा लोक मंगल को विशेष महत्व दिया है। ध्यान रखिएगा कि इसमें भी विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है, सबका अपना अलग अलग मत है। सब लोग कहते हैं कि ये आखिर काव्य क्यों बनाया गया, किस कारण से बनाया गया, उसका क्या है उद्देश्य, उसका काव्य प्रयोजन क्या है। तो जो आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने लोकहित और लोक मंगल ही काव्य प्रयोजन बताया है। आचार्य भामह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। ये काव्य का प्रयोजन धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो चतुष्टय हैं, ये मनुष्य के पौरुष हैं, जो ये चार ही पौरुष है ना,
तो यही काव्य का प्रयोजन बताया है किन्ने? भामह ने। इसके बाद आचार्य वामन भी कीर्ति तथा प्रीत अर्थात यश और आनंद की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। मित्रों, कीर्ति तथा प्रीत, तो कीर्ति और प्रीत को माना है इन्होंने, तो इन्होंने यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है। कुलपति मिश्र ने भी आचार्य मम्मट के आधार पर यश, संपत्ति, आनंद प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो आप ये देख रहे हैं कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार ये अलग अलग मत हैं। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रायः सुनने में है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजक है। तो श्री रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रायः यही सुना गया है कि कविता मनोरंजन के लिए होती है। मनोरंजन क्या है मित्रों? मनोरंजन में विसर्ग संधि है, वास्तव में ये मनः प्लस रंजन है, और मनः प्लस रंजन वहाँ ओ बताया था आपको छठवें नियम, तो मनोरंजन शब्द बन जाता है। तो मनः रंजनाय जो भी चीज़ है वो कहते हैं कि कविता है, कविता जो है मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। लेकिन कविता का अंतिम लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं हो सकता। इन्होंने कहा है कि अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। जो मार्मिक पक्ष है, मार्मिक मतलब इमोशनल कहना चाहिए, भावनात्मक रूप से अंतर्मन से जो आवाज़ निकलती है उसका प्रत्यक्षीकरण ही कविता है। उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। अब जो हमारे मर्म निकलते हैं, भाव निकलते हैं, इमोशंस निकलते हैं, उनका मनुष्य के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही काव्य है। डॉक्टर नागेंद्र एवं रामाधारी सिंह दिनकर के अनुसार आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना गया है। आत्माभिव्यक्ति मतलब जो आत्मा में है, अंतर्मन में है, उसको कैसे हम अभिव्यक्त करें, बस वही काव्य का प्रयोजन माना है डॉक्टर नागेंद्र एवं रामाधारी सिंह दिनकर ने। तो मित्रों, ये तो रही काव्य प्रयोजन की बात। अब काव्य प्रयोजन के बाद आप काव्य भेद में आ जाइए। तो मित्रों, यदि काव्य में भेद की बात करें तो मुख्य रूप से काव्य के दो भेद प्राप्त होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। यहाँ मित्रों थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि एक मुक्त काव्य होता है, तो मुक्त काव्य एक अलग विधा है, मुक्त छंद है वो, ठीक है। तो वहाँ मुक्त और मुक्तक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि मुक्त नाम का एक छंद है। जूही की कली बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, मुक्त छंद में लिखी हुई। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो जूही की कली है वो परीक्षा में खूब पूछी गई है, मुक्त छंद की कविता। तो वो मुक्त छंद है और ये मुक्तक काव्य है। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य ये है क्या? तो प्रबंध काव्य का मुख्य तत्व कथा का सुनिश्चित क्रम तथा उसकी भावपूर्ण व्यंजना है, ये प्रबंध काव्य में है। अतः कथा विषय तथा आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य के भी दो भेद किए गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो ध्यान रखिएगा कि प्रबंध काव्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। अब महाकाव्य और खंड काव्य में अगर आप अंतर जानना चाहें तो आप जानते हैं कि महाकाव्य में पूरे जीवन का वर्णन होता है और खंड काव्य में किसी एक घटना विशेष का वर्णन होता है। कम से कम 7 सर्ग होते हैं महाकाव्य में, और इसमें एक सर्ग भी हो सकता है या अनेक सर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो महाकाव्य में पूरे जीवन का वर्णन होता है तो वो विशाल होता है, विस्तृत होता है। खंड काव्य चूँकि एक जीवन के किसी एक क्षेत्र का वर्णन होता है, एक घटना का वर्णन होता है, तो वो महाकाव्य की अपेक्षा छोटा होता है। तो इस तरह से ये प्रबंध काव्य के ही दो भेद हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। मित्रों, फिर मुक्तक काव्य है। तो मुक्तक का अर्थ है पूर्वापर कथा से संबंध मुक्त होना, पिछली कथा से अगली कथा का कोई संबंध ना हो। पूर्वापर मतलब पहले ना बाद में, कोई संबंध ना हो, वो बिल्कुल मुक्त हो। प्रबंध में कथा होने से पूर्व पर संबंध रहता है। प्रबंध में कथा के साथ पहले से संबंध जोड़ा जा सकता है, लेकिन मुक्तक में ऐसा नहीं होता। वो पिछले या अगले संबंध से, कथा के संबंध से बिल्कुल मुक्त रहती है, इसलिए इसको मुक्तक काव्य कहा जाता है। मुक्तक का प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। प्रबंध काव्य की भांति इसमें कोई
कथा नहीं होती, कोई पिछले से कोई स्टोरी मैच नहीं करती है, मिलती जुलती नहीं है, कोई संबंध नहीं होता है, तो इसलिए उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। मित्रों, अब काव्य गुण के भेद, काव्य गुण पढ़ना है। तो काव्य गुण क्या है? यद्यपि काव्य भेद और उनकी संख्या को लेकर काव्याचारों में पर्याप्त मतभेद रहा है। जो काव्य गुण हैं और काव्य दोष हैं, इनको जान लेना बहुत आवश्यक है। काव्य गुण मतलब काव्य की क्वालिटी, उनके गुण क्या हैं, और काव्य में दोष क्या क्या होते हैं, बुराई कहाँ कहाँ है काव्य में। तो काव्य गुण और काव्य दोष को भी जानना यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, काव्य गुण की बात करें अगर, तो आचार्य मम्मट ने माधुर्य, ओज तथा प्रसाद 3 गुणों को स्वीकार किया है, जिनमें अन्य सभी गुणों का समावेश हो जाता है। इसलिए शास्त्र में इन्हीं 3 गुणों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब आपके काव्य गुण के जो भेद हैं वो 3 होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये ध्यान रखिएगा, 3 गुण होते हैं। शब्द शक्ति वहाँ आपको बताई थी, 3 शब्द शक्तियाँ, और यहाँ पर काव्य गुण 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो माधुर्य गुण में आप ध्यान रखिएगा कि आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य है। आह्लाद, और आह्लाद क्या होता है? चरमोत्कर्ष की खुशी को हम आह्लाद कहते हैं। जब एक बॉल बजती है और जो क्रिकेटर होता है वो 6 उठाता है, और उसने छक्का उठाया और बॉल उठाई, लेकिन कैच लेने वाला बिल्कुल लगा हुआ है और उसने ये ले लिया कैच। और जब उसने कैच ले लिया तो मित्रों फील्डर बहुत सारे रहते हैं, 10-12 रहते हैं, 11 लोग रहते हैं उसमें फील्ड में, तो वो सारे लोग जाकर और उस कैच लेने वाले को उठा लेते हैं। समझ गए होंगे आप, चरमोत्कर्ष की खुशी को हम आह्लाद कहते हैं। तो उसको जो है माधुर्य, आह्लाद का ही विशेष नाम है माधुर्य। इसके द्वारा श्रृंगार, करुण और शांत, बिल्कुल नोट कर लीजिए ये रस। प्रसाद, क्योंकि माधुर्य, प्रसाद और ओज में आप अंतर रसों के माध्यम से ही कर पाएंगे, इनकी कोई विशेष पहचान आपको ऐसी नहीं मिलेगी या कठिनता होगी, तो आप रस बड़े आराम से पहचान जाएंगे और रस के आधार पर आप काव्य गुण पहचान जाएंगे। तो मित्रों, माधुर्य गुण में बिल्कुल ये नोट कर लीजिए, श्रृंगार, करुण और शांत रस की विशेष आनंदानुभूति होती है। इसमें मानस की अग्रलिखित पंक्तियां माधुर्य गुण से युक्त हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन और कहत लखन सम राम हृदय गुण। मित्रों, इन पंक्तियों में श्रृंगार है। आपको बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं कि रामचरितमानस में जानकी जी का श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं राम जी के श्रृंगार का भी वर्णन है। जब पुष्पवाटिका में गुरु पूजा हेतु राम लक्ष्मण पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं, फूल लेने के लिए जाते हैं, और जब पुष्प तोड़ने के लिए राम जी वहाँ डालियों के बीच और डाली को झुकाए हुए लक्ष्मण से कहते हैं, देखो लक्ष्मण ये अच्छा फूल है, ये अच्छा फूल है। और उसी समय की बात है कि जानकी जी गौरी पूजा के लिए आती हैं। जब गौरी पूजा के लिए आती हैं तो दोनों में जो है, दोनों के आँखों का मिलन हो जाता है। मतलब उन दोनों में क्या है, सीधे सीधे कहना चाहिए कि कुछ कुछ होने लगता है जानकी जी में और राम जी में। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहे दोनों, लेकिन उनकी आंखें संकुचित हो गई और आंखें झुका ली। लेकिन फिर से देखने का मन हो रहा है। राम जी की आंखें भी जानकी जी को देखने के लिए उत्साहित हैं और जानकी जी की आंखें भी राम जी को देखने के लिए उत्साहित हैं। अब राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे, अब डायरेक्ट सीधे तो देख नहीं लेंगे, तो वो फिर यहाँ लक्ष्मण से कुछ कह रहे हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। कंकन, कंकन मीन्स कंगन, किंकिन, किंकिन मीन्स किंकड़ी। तो कंकन, किंकिन, नूपुर, नूपुर मीन्स पायल, धुनि सुनी, धुनि सुनी मतलब ध्वनि को सुनकर। कंगन के और किंकिन के और पायल के, इनकी ध्वनि को सुनकर कहत लखन सन, लखन से कहते हैं राम हृदय गुण। राम अपने हृदय में रखकर लखन से कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी इनकी आवाज़ सुनाई पड़ी है?
इस तरह से। तो इन पंक्तियों में आप रस तो बहुत अच्छे से पहचान सकते हो कि इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार रस जहां होगा मित्रों वहां काव्य गुण कौन सा होगा? माधुर्य। तो ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार, करुण और शांत रस की जो भी रचनाएं होती हैं वो माधुर्य गुण की होती हैं। आप समझ गए होंगे माधुर्य गुण। इसके बाद आ जाएं ओज गुण में। मित्रों ओज में अब इनके रस आप ध्यान रखिए कि जो वीर है, विभत्स है और रौद्र रस है वो ओज है, क्योंकि उत्साह है, शौर्य, पराक्रम वाले वर्णन से ओज गुण की उत्पत्ति होती है। तो जो उत्साह, शौर्य और पराक्रम है ये वीर, विभत्स और रौद्र से प्राप्त होता है। तो इनकी सृष्टि जो होती है वो ओज गुण की होती है। मित्रों ओज गुण में संयुक्त वर्णों की अधिकता, ट वर्गीय ध्वनियों का अधिक प्रयोग, समास बहुल शब्दावली का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए कि उसमें थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द हो जाते हैं। ट वर्ग, टा ठा डा ढा णा, इनकी अधिकता मिलती है और समास बहुल शब्दावली, सामासिक और संधियों से बने शब्द अधिक प्राप्त होते हैं। लेकिन इस तरह से आप नहीं पहचान पाएंगे। तो आप पहचान कैसे पाएंगे? ध्यान रखिए कि पहले आपको रस पहचानना होगा। तो अगर वीर, विभत्स और रौद्र है तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ ओज गुण है। थर थर कांपत कुतुब साह गोल कुंडा, हहरी हवसी भूप भीरी भरकत है, राजा शिवराज के नागरन की धाक सुनी, कैसे पात साहन की छाती धरकत है। मित्रों ये वीर रस में यहाँ वीरता दिख रही है कि थर थर कांपत कुतुब साह गोलकुंडा, हहरी हवस भूप भीर भरकत है। और राजा शिवराज के, मतलब शिवाजी का वर्णन है यहाँ पर। तो राजा शिवराज के नागरन की धाक सुन, नागरन मीन्स नगाड़े, जब नगाड़ों की आवाज़ सुनते हैं कौन? शत्रु पक्ष, तो कैसे पाथ साहन की छाती धड़कत है, चाहे जितने बड़े राजा हों उनकी छाती धड़कती है। तो यहाँ पर वीर रस की कविता है, तो वीर रस की कविता कहाँ जाएगी मित्रों? ओज गुण में जाएगी। तो आप माधुर्य समझ गए, ओज समझ गए, अब प्रसाद गुण में आ जाइए। मित्रों जो गुण रस और काव्य रचना में सहृदय का चित्त तुरंत व्याप्त कर दे उसे प्रसाद गुण कहते हैं। मतलब जो गुण रस और काव्य रचना में सहृदय का, सहृदय मतलब जिसको रसिया कहना चाहिए, जिसे रसानुभूति होती है, जो रसास्वादन करता है मित्रों वो रसिक कहलाता है या सहृदय कहलाता है। तो सहृदय के चित्त को तुरंत व्याप्त कर दे उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण को मध्यम गुण माना गया है क्योंकि उसमें ना अधिक मधुरता है और ना ही ओज है। यह गुण सभी रसों के लिए उपयुक्त माना गया है। मित्रों ना ही एकदम ऐसी पंक्तियां हो कि एकदम उत्साह भर दें और ना एकदम श्रृंगारित करने वाली पंक्तियां हो। सरल और सीधी वाक्य रचना, सुबोध शब्दावली प्रसाद गुण के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। जैसे दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाई है जिसमें सुखगात। तो ना इसमें इतनी श्रृंगार की पंक्तियां हैं कि श्रृंगार दिख रहा हो, ना इसमें कोई ऐसे वीर रस या ऐसे गुण हो। तो मित्रों ये प्रसाद गुण होता है। इसे मध्यम गुण भी माना गया है, बीचों बीच होता है ये। तो ये प्रसाद गुण है। अब मित्रों काव्य दोष की बात आती है। कविता में दोष क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन से दोष दिखाई देते हैं? तो आचार्य भरत ने गुण के अभाव को ही दोष माना है, गुण के अभाव को ही दोष माना है। अब भरत का यहाँ मानना क्यों मान रहे हैं? क्योंकि काव्य की जो रचना की, काव्य शास्त्र को लिखा ही भरत मुनि ने ही, भरत मुनि की ही रचना है काव्य, इसलिए काव्य में भरत मुनि के लेख को सर्वनिहित है, सब लोग इसको मानते हैं, सर्वमान्य है। तो भरत मुनि क्या कहते हैं कि गुण के अभाव को ही दोष माना गया है, जिसमें कोई गुण नहीं है वही तो दोष है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार दोष वह तत्व है जो रस की हानि करता है, जिसमें रस नहीं उत्पन्न हो पाता तो वो दोष है। आचार्य मम्मट मुख्यार्थ में बाधक तत्वों को दोष मानते हैं, जो मुख्य अर्थ निकालने में बाधक तत्व हैं वही तो दोष हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न मतभ्रम हैं और विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपना अलग अलग मत है। आचार्यों ने काव्य दोष के कई भेद बताए हैं, उसमें से शब्द दोष होता है, अर्थ दोष होता है और रस दोष होता है। ये तीन प्रकार के शब्द दोष होते हैं या काव्य दोष होते हैं। तो पहला शब्द दोष। शब्द दोष कैसा होता है? जैसे कस्ती कटी थी कनिष्ठ माँ,
अब में कनिष्ठ कटु शब्द है, मतलब कठिन शब्दों का प्रयोग जो समझे में नहीं आ रहे, उसका हम अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, अर्थ में बाधक तत्व है, तो एक यही तो दोष है। पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहुगाय, रामचरितमानस का दोहा है ये। अब पुत्र जन्म उत्सव समय, जब राम जी का जन्म हुआ या दशरथ के जब पुत्र हुए, तो स्पर्श कीन बहुगाय। अब स्पर्श कीन बहुगाय, यहाँ स्पर्श का कोई अर्थ नहीं मिल रहा, अलग से ही एक शब्द फिट कर दिया तुलसीदास जी ने। तो फिर वहाँ हमें उस शब्द का अर्थ जानना पड़ेगा कि किस शब्द के लिए प्रयोग किया। तो स्पर्श शब्द का प्रयोग यहाँ दान के लिए उन्होंने किया है, क्योंकि उस समय राजा खुश हो गए और राजा जो जो चीज़ छूते गए बस वो चीज़ें दान में दी जाती गईं। तो स्पर्श कीन बहुगाय, उस समय गौधन होता था, तो गौ को छू के और उनने दान कर दिया, स्पर्श कीन बहुगाय। तो उनने दान शब्द न लिख के वहाँ स्पर्श कीन बहुगाय लिख दिया। तो ये कठिनता है अर्थ निकालने में, तो यही तो दोष है मित्रों। फिर है अर्थ दोष, काल का ध्यान न रखना एवं पुनरुक्ति दोष अर्थ दोष है मित्रों। काल का ध्यान न रखना मतलब समय का ध्यान न रखना। जैसे उदाहरण में है कि पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महापति देखो। अब ये पंचवटी जो रचना है, पंचवटी रचना में ये लिखा गया है, तो इसमें काल का दोष नहीं रखा गया है। मतलब पांडव की प्रतिमा सम लेखो और अर्जुन भीम महापति देखो। अब ये बात बताई गई है त्रेता युग में और उदाहरण दिया गया है आपके द्वापर युग का। मतलब वो घटना हुई ही नहीं है और उस घटना को उदाहरण पहले दे दिया गया है। तो यहाँ काल संबंधी दोष है, अर्थ दोष है इसमें। मृदुवाणी मीठी लगे, ये पुनरुक्ति दोष है कि मृदुवाणी भी लिख दिया और मीठी भी लिख दिया। तो मृदु और मीठी, मृदुवाणी मीठी लगे, अरे मृदुवाणी तो है ही वो, मीठी वाणी तो है ही है वो, तो मृदु लिखने की क्या आवश्यकता थी मित्रों। तो ये अर्थ दोष है। तो इस तरह से शब्द दोष, अर्थ दोष। अब रस दोष क्या है? रस के विपरीत भावों का वर्णन या रस पुष्टि के पूर्व ही विपरीत कथन कहकर रस भंग की स्थिति उत्पन्न करना रस दोष कहलाता है। जिसमें रस उत्पन्न ही ना हो पाए ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वहाँ फिर रस दोष हो जाता है। तो ये काव्य दोष हुए। तो मित्रों आपने अभी काव्य पढ़ा, शब्द शक्तियाँ पढ़ी, काव्य की परिभाषा, काव्य के गुण और काव्य प्रयोजन और काव्य के दोष, ये सब आप जान चुके हैं। मित्रों अब रस का नंबर है, तो रस हम आगे प्रारंभ करेंगे। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। त्यौहार निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा मना रहे होंगे, साफ सफाई कर रहे हैं, खूब करते रहिए लेकिन मस्तिष्क की नहीं, ठीक है। तो हम रसास्वादन करेंगे, रस के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस,
कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे। बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है।